प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज हमारे पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है उसका नाम है स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। तो अब हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं या नहीं करते हैं तो उसमें स्वतंत्र व्यापार क्या होता है या संरक्षण की नीति क्या होती है, स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण की नीति की क्या क्या कमियां हैं, इस नीति के क्या क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, किस देश को संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए या किसी देश को स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनानी चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर इस टॉपिक में हम स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण क्या होता है इसको जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी नीति अच्छी रहती है किसी कंट्री के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार क्या होता है, या व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मुक्त व्यापार की। हम जानते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा से ही कहती हूँ, कि दो देश आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को लागू कर रहे हैं। जब दो देशों के बीच इस प्रकार के आर्थिक संबंध हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का बैरियर या बाधा या रुकावट ना हो, तो इसे कहते हैं स्वतंत्र व्यापार की नीति। और ज़्यादा हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे तो क्या होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रक्रिया के दौरान वो एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के टैक्स, जिसे हम प्रशुल्क कहते हैं, वो लगा देते हैं। टैरिफ जिनको हम कहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क लगा देते हैं, विभिन्न प्रकार के ड्यूटीज लगा देते हैं, विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक उपाय करते हैं जिससे व्यापार की मात्रा में कमी हो या व्यापार की मात्रा नियंत्रित रहे। तो जब दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस तरीके का होता है कि कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, किसी प्रकार का टैक्स, प्रशुल्क, कोई मात्रात्मक उपाय ना किए गए हों इंपोर्ट को आने के लिए, तो इसे हम कहते हैं स्वतंत्र व्यापार की नीति। यानी कि दो देशों के बीच व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, आराम से फ्लोली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहें, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र व्यापार की नीति। फिर दूसरा जो हमारा शब्द आता है वो है प्रोटेक्शन, जिसे हम बोलते हैं संरक्षण नीति या प्रोटेक्शन की पॉलिसी। ये क्या होती है? कोई देश जब ये चाहता है कि अन्य देश उसके देश में किसी भी प्रकार का निर्यात न करे, या कोई देश किसी भी देश से किसी भी प्रकार का आयात नहीं करना चाहता है, तो वो संरक्षण की नीति अपनाते हुए आयातों पर विभिन्न प्रकार के वही टैक्स, प्रशुल्क, मात्रात्मक उपाय, बाधाएं या रुकावट उत्पन्न करता है। तो जब कोई देश इस प्रकार की नीति अपनाता है तो उसे कहते हैं कि वह देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण की नीति को अपना रहा है। और वो संरक्षण की नीति क्यों अपनाता है? क्योंकि उसे अन्य देशों से कोई सामान मंगाने के बजाय, कोई वस्तु मंगाने के बजाय अपने ही देश में उस वस्तु के उद्योगों को डेवलप करना होता है, इसलिए वह संरक्षण की नीति को अपनाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र व्यापार या जिसे हम मुक्त व्यापार भी बोलते हैं, उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है, जिसे हम बोलते हैं कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। और इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि संरक्षण की नीति के कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। फिर उसके बाद में हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ये बताएंगे कि देश को, किसी भी देश को किस प्रकार की नीति को अपनाना चाहिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अगर कोई देश स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाता है तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र व्यापार की नीति क्यों अच्छी होती है,
इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। यहाँ हमने स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत पक्ष में हमने 7 तर्क लिखे हैं। इन तर्कों को अब हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्यों किसी देश को स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनानी चाहिए या क्यों किसी देश को अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हुए आयात और निर्यातों को फ्रीली होने देना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के बैरियर नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे पहले जो उत्पादन अधिकतम का पक्ष दिया उत्पादन अधिकतम का तर्क दिया जाता है, होता क्या है, जब 2 देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं तो ऐसा करने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिन वस्तुओं के मध्य हो रहा है, जिन वस्तुओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उन वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे वही जो मैंने आपको पहले बताया था तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत में कि ए व बी 2 कंट्री हैं, ए में XY वस्तु और बी में XY वस्तु उत्पादित की जा सकती है। ए देश X वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, बी देश Y वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, तो ए देश अपने सारे साधन X वस्तु के उत्पादन में लगाएगा, जबकि बी देश अपने सारे साधन Y वस्तु के उत्पादन में लगाएगा। ऐसा करने पर X वस्तु का मैक्सिमम उत्पादन होगा कंट्री ए में। कंट्री ए में X वस्तु का उत्पादन कैसा होगा? अधिकतम, जितना हो सकता है उतना हो जाएगा। इसी प्रकार जब बी देश Y वस्तु का उत्पादन करेगा, सिर्फ Y वस्तु का उत्पादन करेगा, अपने सारे साधन Y वस्तु के उत्पादन में लगा देगा, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से Y वस्तु का उत्पादन कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो हुआ क्या, जब ए और बी कंट्री दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती हैं, X और Y वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हैं, तो अपने अपने देश में दक्षता से जो वस्तु उत्पादित की जा सकती है उसी का ही उत्पादन करती है, उसी में ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करती है। तो परिणाम स्वरूप X का मैक्सिमम प्रोडक्शन और Y का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। कुल मिलाकर XY का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। अगर ये कंट्रीज ऐसा करती कि ए भी अपने यहाँ X और Y बनाता, बी भी अपने यहाँ X और Y बनाते, तो ऐसे में होता क्या कि X और Y का उत्पादन वो अपने अपने देश में कर तो लेते, लेकिन इनका मैक्सिमम उत्पादन इतना नहीं होता, अधिकतम उत्पादन अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता, बजाय उस कंडीशन के जब ये अपने यहाँ श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हैं। तो पहला तर्क तो ये दिया जाता है कि जब 2 देश स्वतंत्र व्यापार में शामिल होते हैं, दक्षता से के साथ उत्पादित हो सकने वाली वस्तु में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हैं, तो परिणाम स्वरूप उत्पादन क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता है। अब इष्टतम प्रयोग का क्या मतलब होता है? संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब संसाधन का मतलब होता है वही उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन ही हमारे संसाधन होते हैं। तो जब देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं, जितनी भी कंट्रीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती है, तो व्यापार में शामिल होने का मतलब ही है कि वो दक्षता से उत्पादित की जा सकने वाली वस्तु के संदर्भ में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हैं। तो ऐसा करने के दौरान वे क्या करते हैं कि अगर ए कंट्री में श्रम और पूंजी दोनों है, बी कंट्री में श्रम व पूंजी दोनों ही साधन है, ए कंट्री में श्रम ज़्यादा है, बी कंट्री में पूंजी ज़्यादा है, ए कंट्री में X वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि X वस्तु कैसी है? श्रम गहन है, और बी कंट्री में Y वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि Y वस्तु कैसी है? पूंजी गहन है। तो होगा क्या ऐसा करने पे कि ए कंट्री में जो श्रम है जिसे पूरी तरीके से X वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाएगा, तो X वस्तु का उत्पादन मैक्सिमम हो जाएगा। पहली बात तो X वस्तु का उत्पादन कैसा होगा? अधिकतम हो जाएगा। और ये जो श्रमिक है, इसकी पूरी जो दक्षता है उसका उपयोग हो जाएगा,
उसकी पूरी इष्टतम सीमा तक उसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि जो श्रम है वो किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, वह एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान कंट्री ए ने अपने यहाँ का पूरा श्रम एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दिया है, तो ये श्रमिक बहुत अच्छा काम करके एक्स वस्तु का उत्पादन अधिकतम कर देगा। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं होते दोनों देश और एक कंट्री अपना कुछ श्रम एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाता, कुछ श्रम वाई वस्तु के उत्पादन में लगाता, तो जो श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में लगे हैं वो तो एक्स वस्तु का उत्पादन अच्छा कर लेते और श्रमिकों का जो प्रयोग है वो इष्टतम हो जाता, उनकी जो भी मैक्सिमम सीमा है प्रोडक्शन करने की उस सीमा तक उनका प्रयोग हो जाता। लेकिन श्रमिक वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष नहीं है, तो वाई वस्तु का उत्पादन वो करते तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता और ना ही श्रमिकों का इष्टतम स्तर तक प्रयोग हो पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो देश सम्मिलित होते हैं, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाते हैं, तो वो अपने अपने यहाँ के साधनों का इष्टतम प्रयोग कर लेते हैं। कहने का मतलब है उनके साधनों की जितनी सीमा है उत्पादन करने की, वो उस सीमा तक उनका प्रयोग कर लेते हैं और इस प्रकार जो उत्पादन है वो भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब तीसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये है, उपभोग भी इष्टतम हो जाता है। अब इष्टतम उपभोग का मतलब क्या है कि उपभोक्ताओं को, इष्टतम उपभोग का मतलब है कि उपभोक्ताओं को एक्स और वाई वस्तु उपभोग करने के लिए उपलब्ध है, एक्स और वाई वस्तु उपभोग करने के लिए उपलब्ध है। यदि उपभोक्ताओं को जितनी एक्स वस्तु और जितनी वाई वस्तु मिल जाती है उपभोग करने के लिए, जितनी उनको चाहिए, तो हम कहेंगे कि उपभोग का स्तर इष्टतम है। लेकिन अगर एक्स और वाई वस्तु की जितनी डिमांड है उतनी कंट्री में उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ताओं का जो उपभोग है वो इष्टतम नहीं है। तो होता क्या है कि जब स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती है, तो जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है वो उसी का ही उत्पादन करता है, तो परिणाम स्वरूप दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन है वो अधिकतम हो जाता है। और उत्पादन अधिकतम होने का मतलब यही होता है कि जो आपका कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए उतनी वस्तुएं मिल जाती हैं एक्स और वाई जितनी की वो डिमांड करते हैं, यानी कि उनकी डिमांड बराबर रहती है उनकी जो कंट्री में सप्लाई हो रही है उसके। इसका मतलब ये है कि जो इष्टतम उपभोग होता है, उपभोक्ताओं को जितनी वस्तुएं उपभोग के लिए चाहिए वो उनको मिल जाती है। फिर हम आते हैं चौथे पॉइंट पर कि जब स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती है तो उससे स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी उत्पन्न होती है। अब ये स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का क्या मतलब है? स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मतलब है कि जब देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होते हैं तो देशों के बीच, अब ऐसा तो है नहीं कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था वो केवल दो पक्षीय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्चुअल में बहुपक्षीय होता है, यानी कि बहुत सारे देश बेचने वाले और बहुत सारे देश खरीदने वाले, और भी सरल शब्दों में कहें तो बहुत सारे देश आयातक और बहुत सारे देश निर्यातक होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्पन्न होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, जब विभिन्न प्रकार के देश आपस में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्या बन जाता है, बाजार बन जाता है, जहां पर बहुत सारे एक्सपोर्ट करने वाले, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स और बहुत सारे इंपोर्टर्स हो जाते हैं, यानी बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले हो जाते हैं। जब ये कंडीशन हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी बेचने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या शुरू होती है, प्रतियोगिता। किस बात की प्रतियोगिता? ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने की या ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचने की।
ज्यादा से ज्यादा सामान किसका बिकेगा? जिसकी क्वालिटी कैसी है? बेटर है या गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो ज्यादा क्या होगा? सेल होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स जो कंट्री होती है, जो बेचने वाली कंट्री होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान की क्वालिटी को सुधारती है। देशों के बीच में ज़्यादा निर्यात करने के लिए, ज़्यादा सामान को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता होती है। और किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है? स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बेटर से बेटर क्वालिटी कंज्यूमर्स को मिलती है उपभोग करने के लिए। फिर हमारा जो 5वां पॉइंट आता है, विस्तृत बाजार की उपलब्धता। इसका क्या मतलब है? विस्तृत बाजार की उपलब्धता, इसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होता है देशों के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो ही अपने आप में एक बड़ा बाजार बन जाता है। बड़ा बाजार बनने के कारण कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ा विस्तृत बाजार उपलब्ध होता है वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है, परिवहन व संचार का विकास होता है। अब परिवहन और संचार का विकास क्यों होता है? हालांकि विभिन्न देशों के बीच में परिवहन जरूरी नहीं है कि सड़क से ही हो, परिवहन जल मार्ग से भी हो सकता है, परिवहन वायु मार्ग से भी होता है। जब विभिन्न प्रकार के देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होता है, तो इसका क्या परिणाम होता है कि सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाने और ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? रास्ते की। अब वो रास्ता वायु मार्ग भी हो सकता है, जल मार्ग भी हो सकता है और सड़क मार्ग भी हो सकता है। तो सामान को लाने ले जाने के क्रम में, एक दूसरे देशों में उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के क्रम में वायु परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन का विकास होता है। दूसरी तरफ संचार का भी विकास होता है। संचार इन द सेंस आयात और निर्यात करने के क्रम में जब एक दूसरे से टेलीफोनिक संदेश दिए जाते हैं, एक दूसरे को मेल वगैरह की जाती है, ऑर्डर वगैरह लिए जाते हैं, तो संचार के साधनों का भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, जब दो देशों के बीच संबंध ही आर्थिक हैं, संबंध ही लेन देन या रुपए पैसे के हैं, तो उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो डेवलप होगा ही होगा। जब विभिन्न प्रकार के देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो व्यापार के साथ वो विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक उनके संबंध होते हैं उनको भी डेवलप करते हैं। राजनीतिक, सांस्कृतिक इस प्रकार के संबंध डेवलप होते हैं और परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्वतंत्र व्यापार या मुक्त व्यापार अच्छा होता है। क्योंकि जब मुक्त व्यापार होता है तो प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका ऑप्टिमम यूज़ होता है, उपभोग के लिए उपभोक्ताओं को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में ही गुड्स अवेलेबल होने लगती है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुपक्षीय होता है तो निर्यातक देशों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करें ताकि उनके यहाँ की वस्तुएं अन्य देशों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाएं। फिर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, फ्री ट्रेड होता है, तो कंज्यूमर्स को बहुत बड़े एरिया में बाजार अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ ही जब देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो परिवहन और संचार के साधनों का भी विकास होता है, क्योंकि व्यापार के लिए आपको संचार भी चाहिए, आपको परिवहन भी चाहिए, माल को लाने ले जाने के लिए भी किसी साधन की आवश्यकता होगी। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है आपस में तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती ही होती है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा मुक्त व्यापार के विपक्ष में तर्क, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।